नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। सुबह होते ही वो हल लेकर खेत में लग जाता, पसीने और चिंता के साथ अपनी जिंदगी को जैसे तैसे आगे बढ़ाता रहता। मोहन की पत्नी सरला एक सीधी सादी और समझदार महिला थी, जो हर हाल में घर संभालती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी गीता, जो समझदार और अच्छे स्वभाव की थी, और छोटी बेटी नीलम, जो चंचल और चालाक थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन से बहुत ईर्ष्या करती थी। दोपहर का समय था। रसोई में सरला चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। गीता उसके पास आकर चुपचाप सब्जी काटने लगी। गीता बेटा, तुम हर काम इतनी लगन से करती हो, सच में तुमसे घर संभल जाता है। माँ, ये तो मेरा फर्ज है। आप इतनी मेहनत करती है तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, शांत स्वभाव और समझदारी। इतना कहते कहते अचानक सरला को ध्यान आता है, अरे नीलम कहाँ है? सुबह से दिखी ही नहीं। नीलम, ओ नीलम। सरला जोर से आवाज लगाती है। कुछ पल सन्नाटा रहता है, फिर तेज कदमों की आवाज आती है। नीलम गुस्से और चिड़चिड़े अंदाज में रसोई में अंदर आती है। क्या है माँ, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रही हैं? मैं कोई खाली नहीं बैठी थी। बात करने का ये तरीका है? मैं बस पूछ रही थी कि तुम कहाँ थी। नीलम हंसते हुए तंज में, आपको मेरी क्या चिंता होगी? आपको तो बस आपकी आदर्श बेटी गीता की ही फिक्र रहती है। गीता, नीलम ऐसा मत बोलो। नीलम गुस्से में बीच में काटते हुए, आप चुप ही रहो दीदी, हर वक्त अच्छी बनने का नाटक मत किया करो। सबके सामने सीधी साधी बनती हो और सारी तारीफें भी तुम ही ले जाती हो। नीलम बस करो नीलम, ये जलन तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है। हाँ, जलन है मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा आप दोनों के बीच में छोटा और बेकार महसूस कराया जाता है। आप दोनों को तो बस एक दूसरे की अच्छाई ही दिखती है। दोपहर की तेज धूप खेतों पर चमक रही थी। मोहन अपने खेत में हल चला रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन वो बिना रुके काम करता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बैलों की धीमी चाल और हल्की मिट्टी चीरने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मोहन रुका, अपने माथे का पसीना पोंछा और आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, इस बार तो दया कर देना। हर साल की तरह इस बार भी अगर फसल खराब हो गई ना, तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की जिम्मेदारी है, घर का खर्च है, कब तक यूं ही जैसे तैसे चलता रहेगा। वो गहरी सांस लेकर फिर आसमान की ओर देखता है। बस भगवान, इस बार कोई मुसीबत मत आने देना। बारिश समय पर हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, ताकि मेरे बच्चों को थोड़ा अच्छा जीवन दे सकूं। इतना कहकर वो फिर से काम करने लगता है। तभी दूर से कोई आवाज लगाता है, अरे मोहन। मोहन मुड़कर देखता है, उसका दोस्त रामलाल उसकी तरफ आ रहा होता है। क्या बात है भाई, आज तो बड़े सोच में डूबे हुए लग रहे हो। क्या बताऊं रामलाल, किसान की जिंदगी ही ऐसी है। मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस बार तो मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, कभी ज्यादा धूप, कभी अचानक बादल। हाँ, बस यही डर लगा रहता है। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देता है। देखना, इस बार सब अच्छा होगा। थोड़ा माहौल हल्का होता है, फिर रामलाल मुस्कुराते हुए पूछता है, अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ घर पे सब कैसे हैं? भाभी जी और तुम्हारी दोनों बेटियां कैसी हैं? सब ठीक हैं? सरला तो हमेशा की तरह घर संभाल रही है, और मेरी बड़ी बेटी गीता, वो तो बहुत समझदार हो गई है। घर के हर काम में हाथ बटाती है, कभी शिकायत नहीं करती। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। हाँ, लेकिन छोटी वाली नीलम, उसका स्वभाव थोड़ा अलग है, चंचल है और कभी कभी गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उम्र भी तो ऐसी है। कोई बात नहीं मोहन, धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। बच्चे हैं, समय के साथ सीख जाते हैं। बस यही उम्मीद है कि दोनों बेटियां सही रास्ते पर चलें और खुश रहें। बाकी भगवान की मर्जी। दोनों कुछ पल के लिए खेत की तरफ देखते हैं, फसल, मिट्टी और अपने संघर्ष भरे जीवन को। चलो भाई, हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। हाँ, उम्मीद तो उसी से है। अरे माँ, तुम फिर मेरी बात को अनसुना करके यहाँ मिर्च तोड़ रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें मिर्च नहीं तोड़नी चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अरे बेटी, तू कब आई? तू नहीं थी तो सोचा थोड़ा काम कर लूं। तेरे रहते तो मैं कोई काम कर ही नहीं पाती। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी भलाई के लिए ही तो मना करती हूँ। मैं हूँ ना माँ, फिर तुम काम क्यों करती हो? सारा दिन यूं ही बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना काम पड़ा रहता है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तू तो हर समय इस घर में नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी ही होगी, तब तो अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। क्या तुम सारा दिन मेरी शादी के बारे में ही सोचती रहती हो और कोई चिंता नहीं है तुम्हें? बस शादी शादी। क्या मुझे अपने से दूर करना चाहती हो? जिसकी शादी लायक बेटी होती है, उसके मन में कितनी चिंताएं होती हैं, ये तो नहीं समझेगी।
मुझे वो सब समझने की जरूरत नहीं। तुम अब यहाँ से जाओ, बाकी काम मैं कर लूंगी। मैं लगभग 1 टोकरी मिर्च तोड़ चुकी हूँ, तेरे साथ थोड़ी और तोड़ देती हूँ, तेरा काम आसान हो जाएगा, आज बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। उसकी चिंता मुझे है, तुम घर जाओ और आराम करो। हाट तो शाम को लगेगा, तब तक मैं सब काम कर लूंगी। लेकिन मुझे कोई लेकिन नहीं सुनना, जो कहा है वो करो। चारों तरफ कितना अंधेरा हो गया है। आज मिर्च बेचते बेचते देर हो गई। माँ घर पर मेरी चिंता कर रही होगी। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। ये क्या, तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका? छोड़ो मेरा रास्ता। अरे ओ नीलम, ये चांदनी रात में कहाँ निकल पड़ी हो? और तुम्हारा रास्ता छोड़ने के लिए थोड़ी ना रोका है। ये बताओ, इतनी रात में क्या अकेली घर जा रही हो? तो डर नहीं लग रहा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जंगल वाले रास्ते से चलो, हम स्वयं तुम्हें छोड़ आते हैं। आओ मेरी नीलम। मैं जंगल से क्यों जाऊं? मैं इसी रास्ते से जाऊंगी। रास्ता छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तो कर क्या लोगी हैं? क्या कर लोगी? हेलो, बाजार में तेरी वजह से हमारा धंधा नहीं चलता। अच्छी मिर्ची लाती है ना, हम खरीदना चाहते हैं तो हमें देती भी नहीं। अब बता तेरा क्या होगा? बोल, अरे बोल ना, अब क्यों बोलती बंद हो गई? तुम लोग आधी कीमत भी नहीं देते, इसीलिए नहीं देती। दया करो, मेरे साथ ऐसा मत करो, हम बहुत असहाय हैं। कोई है, मुझे बचाओ, छोड़ो, मुझे बचाओ, छोड़ो, मुझे बचाओ। ए बदमाशों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक लड़की पर हमला करते हो, हैं? तुम्हारी तो अब देखिए, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए 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 आइए। वो भाग गए हैं। धन्यवाद, लेकिन घर तक आने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे इकलौते बेटे की शादी है। 10 गांव में सबसे अच्छी लड़की चाहिए, कोई भी लड़की नहीं चलेगी। अरे आपके बेटे के लिए तो लड़की ढूंढते ढूंढते थक गया मैं। 50 से ज्यादा तस्वीरें दिखा चुका हूँ, फिर भी आपको कोई पसंद नहीं आई। तो अब मैं क्या करूँ उसमें, बताइए। मैं तुम्हें कम पैसे नहीं दे रही। अच्छी लड़की ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे भी हो ढूंढो। इस बार एक अच्छी लड़की है, गुणवान है, सुंदर है, हर तरह से अच्छी है, हीरे का टुकड़ा है टुकड़ा। लेकिन अब ये लेकिन कहाँ से आ गया? देखिए, लड़की का परिवार थोड़ा गरीब है। अब मानेंगे आप लोगों जितना अमीर नहीं है। गरीब मतलब झंझट, हमारे साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, बाद में समस्या होगी। आहा माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? भगवान हमें भी गरीब बना सकते थे। देखिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए बस, गरीब होने से क्या फर्क पड़ता है? भाई मैं राजी हूँ। अब आप माँ एक काम करो, ये शादी तय कर दो आप। बस अब तो मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। मेरा बेटा इतने दिन शादी से मना करता रहा, अब खुद कह रहा है। जब ये राजी है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। शादी की तैयारी करो। ठीक है, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ। मोहन अपने घर के बाहर बैठा कुछ पुराने औजार ठीक कर रहा था। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे ओ मोहनलाल, कहाँ हो भाई? जरा बाहर तो निकलो। मोहन जल्दी से उठता है और बाहर आकर आदर से हाथ जोड़ता है। अरे पंडित जी, आइए आइए, कहिए क्या बात है? अंदर आइए ना, बैठिए। नहीं मोहन, आज बैठने का समय नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी पंडित जी? अरे भाई, तुम्हारी बेटी गीता के लिए बहुत बड़ा रिश्ता आया है, गांव के जमींदार बहादुर सिंह के बेटे रमेश के लिए। मोहन कुछ पल के लिए जैसे सुनकर यकीन नहीं कर पाता। क्या? जमींदार साहब का बेटा? पंडित जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं भाई, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लड़का पढ़ा लिखा है, अभी शहर से लौटा है, और सबसे बड़ी बात, उसे लड़की के संस्कार चाहिए, दौलत नहीं। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरी गीता के लिए इतना बड़ा रिश्ता। और सुनो, कल ही जमींदार जी अपने बेटे के साथ तुम्हारे घर आ रहे हैं गीता को देखने। तुम बस तैयारी रखना। जी पंडित जी, जैसा आप कहें, हम पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। और हाँ, चिंता मत करना, सब अच्छा ही होगा। इतना कहकर पंडित जी सारी बातें समझाकर वहाँ से चले जाते हैं। मोहन कुछ पल वहीं खड़ा रह जाता है। उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों साफ झलक रही होती हैं। फिर वो जल्दी से अंदर जाता है और आवाज लगाता है,
अरे सरला, कहाँ हो? जरा बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। अंदर से सरला जल्दी जल्दी बाहर आती है। क्या हुआ जी, इतनी घबराहट में क्यों बुला रहे हो? अरे सुनोगी तो तुम भी हैरान रह जाओगी। अभी पंडित जी आए थे। पंडित जी क्या कह रहे थे? हमारी गीता के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, वो भी जमींदार बहादुर सिंह के बेटे रमेश का। क्या सच में? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और कल ही वो लोग गीता को देखने हमारे घर आ रहे हैं। हे भगवान, इतनी बड़ी खुशी, लेकिन हमें सब तैयारी भी करनी होगी। घर साफ करना है, गीता को भी तैयार करना होगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, बस भगवान पर भरोसा है, हमारी बेटी की किस्मत खुल जाए। दोनों के चेहरे पर खुशी और उम्मीद साफ दिखाई देती है और घर में एक नई हलचल शुरू होने का संकेत मिल जाता है। मोहन और सरला की बातें अभी खत्म ही हुई थी कि दरवाजे के पास खड़ी नीलम चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था, आंखों में जलन और मन में गुस्सा भर गया था। वाह, तो ये बात है, दीदी के लिए जमींदार के घर से रिश्ता आया है और सब कितने खुश हो रहे हैं। हमेशा से यही होता आया है, जो भी अच्छा होता है सब गीता को ही मिल जाता है और मैं तो बस देखने के लिए हूँ इस घर में। इतनी भी क्या खास है गीता में, बस थोड़ी सी सीधी सादी बनती है और सबको लगने लगता है कि वही सबसे अच्छी है। जमींदार के घर की बहू गीता नहीं। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम उदास हो, क्या बात है बताओ ना। यहाँ रहने में कोई परेशानी है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन माँ घर पर अकेली है। मैं कभी उनसे दूर नहीं रही, ऊपर से वो बीमार भी रहती है, उन्हीं की चिंता हो रही है। ओह, तो ऐसा करते हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए मायके छुड़ाता हूँ, वहाँ रह आओ। माँ को भी अच्छा लगेगा, मतलब सासू माँ को अच्छा लगेगा तो और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा। क्या कहती हो? उससे क्या हल निकलेगा? मैं सोच रही थी कि अगर माँ को यहाँ ले आए तो क्या इसमें कोई दिक्कत होगी? क्या ये ससुराल तुम्हें सराय लगता है? शादी हो गई है, अब यहीं रहना होगा। अपनी माँ को यहाँ लाकर रखोगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर माँ से इतना ही लगाव था तो शादी क्यों की? इस घर में रहना है तो जैसे मैं कहूँ वैसे रहो, नहीं तो अपने मायके चली जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी। अगर ऐसा है तो मैं अपनी माँ के साथ ही रहूंगी। अगर आपका बेटा आपसे दूर रहता तो आप मेरा दर्द समझ पाती, मेरी माँ का दुख भी समझ पाती। मुझे किसी का दुख समझने की जरूरत नहीं, जैसा कहा है वैसा करो, नहीं तो चली जाओ। अरे लेकिन माँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। माँ, तुम इतनी मेहनत करके मिर्च के पौधों में पानी दे रही हो, अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं। देखो मैं आ गई हूँ। अरे नीलम, तू आ गई? कितने दिन हो गए तुझे देखे। मैं भी तुझे देखने नहीं आ पाई, तबीयत ठीक नहीं थी। तू अकेली आई है? दामाद जी कहाँ हैं? वो बाजार तक छोड़ गए हैं, बाद में आएंगे। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। खराब हो तो भी क्या करें, पहले तू थी तो सेवा कर लेती थी, अब तुझे शादी करके विदा कर दिया, मेरी देखभाल कौन करेगा? तुम चिंता मत करो, अब से मैं यहीं रहूंगी। मिर्च के पौधों की हालत भी अच्छी नहीं है, नया काम शुरू करेंगे। इस बार सिर्फ मिर्च नहीं बेचेंगे, बल्कि मिर्च से कचौरी बनाकर बाजार में बेचेंगे। ये तो क्या कह रही है, यहीं रहेगी? तेरी सास नाराज नहीं होगी? मैंने सासू माँ से कहा था कि आपको यहाँ ले आएं, लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए मैं खुद आपके पास आ गई। अब यहीं रहूंगी। ये तूने ठीक नहीं किया, अपनी सास से झगड़कर यहाँ चली आई। अभी वापस जा, जो जरूरी था वही किया। आपको इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो अंदर चलो, नए काम की तैयारी करनी है। अरे देवी जी, अरे कहाँ? ये लो, आप यहाँ बैठी हैं और उधर आपकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। आपको खबर वबर है कुछ? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही, कौन हो तुम और ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? आप मुझे नहीं जानती, मैं तो आपके भले के लिए आया हूँ। मेरी बात नहीं मानेंगी तो आप ही का नुकसान होगा। हमारा नुकसान? कैसा नुकसान? अरे आपकी बहू आपके खानदान की इज्जत खत्म कर रही है, अपने गांव के हाट में कचौरी बेच रही हैं। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, कहते हैं वाह 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 वाह, अमीर परिवार की बहू चली कचौरी बेचने। अब बताइए भला बदनामी किसकी होगी? आप ही की ना होगी? हैं, बताइए। उस माखन लाल की बात मानकर उसे बहू बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब इज्जत कुछ नहीं बची, अब क्या करूं?
मैं तो कहता हूँ देवी जी, अगर इज्जत बचानी है तो उसे रोकना होगा, नहीं तो लोग तो यूं ही तरह तरह की बातें बनाते रहेंगे। फिर आपको तो पता है, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनते देर न लगती। नहीं, मैं यूं चुप नहीं बैठूंगी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस लड़की ने तो मेरे घर में अशांति फैला दी। तुम जाओ, धन्यवाद। अब मैं देखती हूँ क्या करना है। खुद को बहुत समझदार समझती थी, लेकिन इस छोटे से लड़के ने मुझे बेवकूफ बना दिया, मुझे लड़ाता रहा। अब फैसला तुम्हें करना है माँ। अपनी गलती सुधारोगी या उसी रास्ते पर चलती रहोगी? चलो आज हिसाब बराबर करते हैं। चल चल तू। मैंने ये क्या किया? उस शैतान लड़के की बात सुनकर मैंने अपनी बहू को गलत समझा, मैंने अपनी बहू को अपमानित किया। सिर्फ इतना ही नहीं माँ, तुमने और क्या क्या किया है ये तुम खुद जानती हो, जरा सोचने की कोशिश करो। बस सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की। जो बहू अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी उसे मैंने अपमानित किया, उसका कारोबार बंद करवाना चाहा, और उसकी माँ को भी। तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है माँ, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम माफी मांगोगी? हाँ जरूर मांगूंगी। जो गलत किया है, अगर माफी नहीं मांगूंगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे वहाँ ले चलो। चलो माँ, हम माफी मांगने चलें, और मुझे पूरा यकीन है कि नीलम हमें माफ कर देगी। चलो। हाँ, अरे आप लोग इस समय यहाँ, कुछ हुआ क्या? क्या मैंने फिर कोई गलती कर दी? अरे इस समय कैसे आना हुआ? हम आप लोगों से माफी मांगने आए हैं। समझ नहीं पा रही कि किस मुंह से माफी मांगूं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? यहाँ माफी मांगने जैसा कुछ नहीं है। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारा कितना अपमान किया। तुम अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी और मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी माँ को भी अपमानित किया। बीती बातें भूल जाइए माँ, आपने अपनी गलती समझ ली, यही काफ़ी है। काफ़ी नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। अब से तुम मेरी अनुमति नहीं, मेरा आशीर्वाद लेकर काम करोगी। अपनी माँ को लेकर मेरे घर चलो। ये क्या? ये क्या? ये आपके लिए उपहार है। जब मुझे व्यवसाय में पहली बार मुनाफा हुआ, उसी पैसे से आपके लिए खरीदा। कृपया इसे लौटाना मत। तुमने मेरे लिए इतना किया और मैंने तुम्हें सिर्फ अपमानित किया। मुझे माफ़ कर दो। छी छी, ऐसी बातें क्यों कर रही है माँ? अगर मैंने माफ़ नहीं किया होता तो क्या मैं ये तोहफा देती? ठीक है, मैं ये उपहार स्वीकार करती हूँ। अब सब लोग मेरे घर चलो। अभी नहीं माँ, पहले खाना बना रही हूँ। आप लोग पहले खाइए, फिर बात करेंगे। अब बताओ, क्या हमारे साथ चलोगी? मैं तो तुम्हें लेने आई थी। मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अब मेरी एक योजना है। योजना? कैसी योजना? कौन सी योजना? बताओ ना। मेरी योजना है कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ और इस घर के आंगन में मैं तीखी मिर्च की खेती करूँगी। उसी मिर्च से मैं नए तरीके की कचौरी बनाऊंगी। अगर आप लोग राजी हों, हम फिर भी नहीं कहेंगे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम शुरू करो। तुम्हारी इस योजना के लिए जो भी खर्च लगेगा मैं सब दूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूँ, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ? मेरे शब्द कम पड़ गए हैं। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, तुम सफल हो जाओ। हमें और क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि तुम सफल हो, बस यही हमारी खुशी है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम सभी तुम्हारे साथ हैं, बस तुम शुरू करो, ठीक है? अरे वाह 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 वाह, इतने स्वादिष्ट कचौरी तो मैंने अपने जिंदगी में नहीं खाए। हम औरत और सास बहू एक साथ बना रही हैं, शायद इसीलिए इतना स्वाद आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई। अरे दूसरी दुकान में तो औरत और सास बहू साथ में बनाती ही नहीं है, इसीलिए इस तरह का स्वाद आपको दूसरी दुकान में नहीं मिलेगा। आपको अच्छा लगा ना? अब रोज हमारे यहाँ खाना खाइए। हाँ जरूर जरूर जरूर, अब से भाई हम रोज यहीं खाने आएंगे। बढ़िया कड़क कचौरी स्वाद के साथ और चटनी तो जोरदार। देख पा रहे हो ना, हमारे ग्राहक तो बढ़ ही गए हैं। सब कुछ आपके लिए है। आप लोग साथ नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। सब कुछ तुम्हारे हौसले की वजह से हुआ है। हमें चाहिए था कि हम तुम्हारे साथ पहले ही खड़े होते। अब और कोई डर नहीं, हम इस बार तुम्हारे सपनों की राह में सफल होंगे। अच्छा को बताओ दोस्तों, इस कहानी में नीलम किस व्यवसाय में लगी हुई थी? ऐसी मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर